अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मुईद पीरज़ादा इन वॉशिंगटन। जब हमारे स्कूल के ज़माने में एक ट्रिप गया एक दफ़ा मरी, तो उसमें एक गाना जो था वो बहुत ज़्यादा चल रहा था उस बस के अंदर। वो था अरे अरे वापसी पे, अरे अरे मुझे सोने दो, रात के हो गए पौने दो। इस वक्त जब मैं बोल रहा हूँ, इस वक्त पौने दो नहीं, इस वक्त पाकिस्तान में रात के हो गए पौने तीन। तो बड़ा मुश्किल है कि पाकिस्तान में कोई इस वक्त जाग रहा हो जब मैं इसको पोस्ट करूंगा। लेकिन मेरा जो मेन, लेकिन डायस्पोरा पे बहुत से लोग देख सकते हैं, और मैं जो इश्यूज और नुकात यहाँ पे उठाना चाह रहा हूँ उनका ताल्लुक भी पाकिस्तानी डायस्पोरा के साथ बहुत ज़्यादा है, डिस्प्रोपोर्शनेटली। सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ मैं एक दफ़ा फिर जिसका दोहराना चाहता हूँ, मैं ये समझता हूँ एज पर माई एनालिसिस कि अडयाला जेल में बंद इमरान खान की ज़िंदगी को सीरियस खतरा लाहक है। ये मेरा अपना एनालिसिस भी है, मैंने बहुत से लोगों से हवाले से बात भी की है, यहाँ अमेरिका के अंदर भी बात की है मैंने, और मैंने पाकिस्तान के अंदर भी बात की है। मैं ये भी कह दूं कि मैंने और डॉक्टर शहबाज गिल ने भी इस हवाले से एक आपस में बड़ी डिटेल किस्म की डिस्कशन की है, और वो भी यही समझते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ डॉट कनेक्टिंग कि इमरान खान की ज़िंदगी को ख़तरा लाहक है। ये ख़तरा क्यों लाहक है, और इस खतरे से निपटने के लिए हम क्या कर सकते हैं, ये मैं अभी आपके सामने एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन इसके साथ जो दूसरा इंपॉर्टेंट इशू है वो मेरे सामने वो है, जहां आईएमएफ की डायरेक्टर कम्युनिकेशन मिस कोजैक जो है, उन्होंने एक स्टेटमेंट दी है जो बड़ी मीनिंगफुल है। मैं उसका एक एनालिसिस भी आपके सामने रखूंगा, और फिर मैं वे फॉरवर्ड भी आपके सामने रखूंगा कि हम लोग क्या कर सकते हैं, पाकिस्तानी अमेरिकन क्या कर सकते हैं, बरतानवी पाकिस्तानी क्या कर सकते हैं, ऑस्ट्रेलियन क्या कर सकते हैं, न्यूजीलैंड के लोग जो हैं वो क्या कर सकते हैं, कनाडा के लोग जो हैं वो क्या कर सकते हैं, जो यूरोप के मुख्तलिफ शहरों में है वो क्या कर सकते हैं। और जहन में ये भी रखिए कि 14 मार्च को दिन के 4 बजे ईस्टर्न स्टैंडर्ड टाइम, जिसको ईस्टर्न टाइम कहते हैं, जो न्यूयॉर्क का टाइम है, वाशिंगटन में आईएमएफ के हेड ऑफिस के बाहर पाकिस्तानी कम्युनिटी एक मुजाहरा कर रही है। वो मुजाहरा कैसे ज्यादा इफेक्टिव हो सकता है, मैं उस हवाले से भी बात करूंगा। तो ये दो प्रिंसिपल इश्यूज मेरे सामने हैं, इमरान खान की जिंदगी को लाहक खतरा, और आईएमएफ के प्रोग्राम के को कैसे आपने डील करना है, और कैसे आप उस पर एक प्रेशर जो है वो एग्जर्ट कर सकते हैं। लेकिन चंद और डेवलपमेंट्स का मैं साथ ही जिक्र करता चला जाऊं। जो प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के, जनाब महमूद खान अचक से, जिनका अपना ताल्लुक पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी पी के मैच से है, उन्होंने इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को एक खत लिखा है, और उसमें उन्होंने कहा है कि जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जो अब 9 मार्च का दिन शुरू हो रहा है, जिसके हवाले से आसिफ अली जरदारी और पीएमएलएन और पाकिस्तान एमक्यूएम पाकिस्तान बहुत ज़ियाफतें कर रहे हैं, डिनर्स हो रहे हैं बड़े ज़बरदस्त किस्म की, उसकी तस्वीरें इशू हो रही हैं आसिफ अली जरदारी साहब को सपोर्ट करने के लिए, जो अपेरेंटली 6 जमातों के इत्तेहाद के प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट हैं, और उनका एक इलेक्शन फोर गोल कंक्लूजन कहा जाता है कि ज़ाहिर है उन्होंने होना ही है, बिकॉज उनको जिस तरह से ये असेंबली खड़ी की गई है उसमें आसिफ अली जरदारी को, और अंदाजा लगा लें कि पीएमएलएन जिसकी अपनी सीटें 15 हैं, उसको वहाँ पे हॉल इस असेंबली के अंदर 75 डायरेक्टली इलेक्टेड सीटें दी गई हैं। तो भारत वो सारी हकीकतें आपके सामने हैं। लेकिन महमूद खान अचकजई ने इलेक्शन कमीशन को ये निशानदेही की है कि देखिए, रिजर्व सीट्स का चूंकि फैसला नहीं किया आपने, इसलिए इस वक्त की ये नेशनल असेंबली ऑफ पार्लियामेंट, ये जो प्रेसिडेंट का इलेक्टोरल कॉलेज है, ये अभी गैर मुकम्मल है, और इसमें प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जो है उसके होने की तुक नहीं बनती। और उन्होंने गालबन इस तरफ भी इशारा किया कि पेशावर हाई कोर्ट ने इस हवाले से एक स्टे ऑर्डर भी दिया है कि रिजर्व सीट्स जो हैं उनका फैसला होना चाहिए, और 13 मार्च तक की उन्होंने तारीख रखी है। तो ये तो उन्होंने खत लिखा, ये इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है जिसको पाकिस्तान के टेलीविजन चैनल्स ने, अखबार ने, जराए इब्लाग ने खासा डिस्कस किया है नुमाया तरीके से। दूसरी डेवलपमेंट वो है जहां आप देखते हैं कि नेशनल असेंबली के अंदर जहां उमर अयूब भी थे और बैरिस्टर गौहर भी थे, वहां तहरीक इंसाफ ने एक ठीक ठाक नॉइजी किस्म का प्रोटेस्ट किया है। उस चीज के ऊपर जब उन्होंने देखा कि अयाज सादिक ने, और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के ये इस वक्त मेंबर्स हैं, कि अयाज सादिक जो स्पीकर है और मंजे हुए स्पीकर है, एक रिस्पेक्टेड स्पीकर रहे हैं पाकिस्तान की तारीख में, लेकिन जो कुछ बेचारे कर रहे हैं वो उस कैटेगरी में नहीं आता जो उनकी एक प्रोफाइल होनी चाहिए थी। अयाज सादिक साहब ने 4 नौ मुंतखब जो रिजर्व सीट्स के मेंबरान हैं उनसे हलफ लिया, और उस पर तहरीक इंसाफ का प्रोटेस्ट किया था कि जब पेशावर हाई कोर्ट ने इस पे एक स्टे दिया हुआ है तो आप ये कैसे कर रहे हैं, और ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। तो हम अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान जो है उन्होंने इसकी एक्सप्लेनेशन की दी है कि, और ये एक्सप्लेनेशन इंटरेस्टिंग है इसीलिए मैं इसका जिक्र कर रहा हूँ, कि जी पेशावर हाई कोर्ट ने चूंकि इस पे ऑर्डर दिया है, तो जो पेशावर से और खैबर पख्तूनख्वा के मेंबरान है वहां की जो रिजर्व सीट्स के हवाले से लोगों का हल्फ नहीं लिया गया। लेकिन चूंकि लाहौर हाई कोर्ट ने इस पे कुछ कहा नहीं है, सिंध हाई कोर्ट ने कुछ नहीं कहा है, तो इसलिए पंजाब और सिंध के ऊपर पेशावर हाई कोर्ट का इसका अतलाक जो है वो नहीं होता। अब ये मसलसल आप देख रहे हैं कि गुज़श्ता चंद महीने से, जब से पेशावर हाई कोर्ट ने एक प्रिंसिपल स्टैंड लेना शुरू किया है पाकिस्तान के अंदर, गुज़श्ता कई महीनों में एक नई एक्सप्लेनेशन की दी गई है कि जी ये तो हाई कोर्ट खैबर पख्तूनख्वा की हाई कोर्ट है। हालांकि इससे पहले जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, मेरी नाकिस अंडरस्टैंडिंग है, कि अगर आप पाकिस्तान की गुज़श्ता 20-25 बरस की तारीख देखें, और मैं तो मीडिया में 2005-4 के बाद से बहुत एक्टिव रहा हूँ, पाकिस्तान में हाई कोर्ट्स
जो है रिलीफ पूरे पाकिस्तान के हवाले से देती रही हैं और स्टे ऑर्डर्स भी देती रही हैं और रिलीफ भी देती रही हैं। फॉर इंस्टेंस ARY के अंदर जब हम थे तो वहाँ ये था कि हमें ये कहा जाता था कि यार सिंध हाई कोर्ट को, ये पीपल्स पार्टी को बहुत ज़्यादा ना रगड़ो, इसलिए कि हमें जब भी रगड़ा जाता है इस्लामाबाद के अंदर या पंजाब में या खैबर पख्तूनख्वा में, तो हम रिलीफ लेने सिंध हाई कोर्ट में जाते हैं और वहाँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का किसी हद तक इन्फ्लुएंस है। अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी हमारे खिलाफ होगी और सिंध हाई कोर्ट भी हमारे खिलाफ होगी तो हमें रिलीफ नहीं मिलेगी। तो ARY न्यूज़ ने और बहुत से लोग हैं पाकिस्तान में जिन्होंने हमेशा, और मैं साथ ये भी कह दूं इससे पहले कि ARY वाले कहें कि मैं शायद उनके साथ कोई ज्यादती कर रहा हूँ, मैं जिन तमाम चीज़ों की तरफ इशारा कर रहा हूँ वहाँ वो ज़माना है जब ARY एक प्रिंसिपल स्टैंड लेता था इमरान खान के लिए, तहरीक इंसाफ के लिए, जमहूरियत के लिए, जिस ज़माने में ले सकता था बेचारा, और उसके ऊपर बेजा किस्म की कभी उसको बंद कर देते थे। मैं उन ज़माने की बात कर रहा हूँ, उसकी ब्रॉडकास्ट बंद कर दी जाती थी, उसकी ट्रांसमिशन बंद हो जाती थी, एंकर्स को ऑफ एयर कर दिया जाता था। मैं उस ज़माने की बात कर रहा हूँ। तो दिस इज़ व्हाट, 2 दफ़ा मैंने काम किया है ARY में अपनी लाइफ में। बहरहाल तो अब ये नई एक एक्सप्लेनेशन है कि खैबर पख्तूनख्वा की कोर्ट तो जनाब एक प्रोविंशियल कोर्ट है, हाई कोर्ट है, और हम तो उसका इतलाक नहीं होता। साथ ही इसके सोचने की बात है कि क्यों लाहौर हाई कोर्ट ने, मैंने पहले भी इसका जिक्र किया था, ये एक बहुत अफसोस की बात है कि एक बहुत ही फेयर पिटिशन जो है वो लाहौर हाई कोर्ट के सामने आती है, ये सिंध हाई कोर्ट के सामने आती है और वो उसका फैसला नहीं करते। तो ये एक डेवलपमेंट है। एक छोटी सी डेवलपमेंट वो भी है जहां देखते हैं कि मुशाहिद हुसैन सैयद साहब, जो कि अब सेनेटर की हैसियत से अपने 6 साल मुकम्मल कर रहे हैं, उन्होंने अपनी जो इलविदाई किस्म की वहां पे तकरीर की है, जाते हुए उसमें उन्होंने कहा है कि इमरान खान एक पॉलिटिकल प्रिजनर है, इमरान खान को रिहाई मिलनी चाहिए, बाकी सारे सियासी कैदी जो है उनको भी रिहाई मिलनी चाहिए। लेकिन उसमें थोड़ी सी जो डंडी मारी है मुशाहिद हुसैन सैयद साहब ने, जो बहुत ही इंटेलिजेंट, बड़े रिस्पेक्टेड, गिफ्टेड, इंटेलेक्चुअल पॉलिटिशियन है पाकिस्तान के, मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, कि उन्होंने ये नहीं कहा कि जो फॉर्म 45 है इसके ऊपर जो भी, इवन जो जो चीज़ इवन IMF कहने पर मजबूर हो गई है, वो मुशाहिद हुसैन सैयद साहब को चाहिए था कि वो सेनेट के, पार्लियामेंट के फ्लोर के ऊपर कहते कि इस इलेक्शन के बारे में जो बहुत ज़्यादा शकूक हैं, शुबहात हैं, इस पे जो इल्ज़ामात हैं, फॉर्म 45 का मसला जिस तरह से शाहिद खाका नवासी सब कह रहे हैं, तो जो है इसको रिजॉल्व किए बगैर पाकिस्तान की डेमोक्रेसी आगे नहीं चल सकती। उन्होंने रिकॉन्सिलिएशन की तो बात की है लेकिन इशू की बात नहीं की, और मैं ये समझता हूँ कि मुशाहिद भाई ने, मुशाहिद साहब ने बड़ी ज्यादती की है यहाँ पे। मूविंग फॉरवर्ड मैंने देखा जो मुनाफिकत की खैर इंतहा कर दी है इसाक डार साहब ने, जो फरमा रहे हैं कि वक्त है कि हम आगे बढ़ें और हमें एक जैसा चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी था, अब हमें एक चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी और इकोनॉमी चाहिए, एक नेशनल रिकॉन्सिलिएशन चाहिए पाकिस्तान में, और हम सबके मिल के आगे पाकिस्तान को ले जाने की जरूरत। ये वो मुनाफिकाना जुमले हैं जो पाकिस्तान में दोहराए जाते हैं और इनको सुन के मेरे, आपके, आप सबके कान जो हैं वो पक गए। ये इतना मुनाफिकाना जुमला है। आपने इलेक्शन चोरी किया, आपने लोगों के मैंडेट को चोरी किया, दिन दहाड़े आपने चोरी किया। मतलब इसको सिर्फ रेप से आप एक्न कर सकते हैं। एक वो स्विंडलर भी होता है, ये एक वोमनाइजर भी होता है जो किसी औरत को, ये लड़की को बेवकूफ बनाता है, तोहफे देता है, पता नहीं क्या कहानियां सुनाता है। लेकिन एक एक वो होता है जो उठा के मतलब गन पॉइंट के ऊपर रेप कर देता है। जो कुछ किया गया पाकिस्तान के लोगों के साथ इलेक्शन के साथ किया गया, ये सिर्फ और सिर्फ रेप के जुमरे में आता है। मैं सोच रहा था कि एक स्पेशल वीलॉग करूंगा रेप के पूरे डायनामिक्स और उसकी साइकोलॉजी और फिलोसफी की, मॉडर्न साइकोलॉजी, मॉडर्न क्रिमिनोलॉजी, मॉडर्न लॉ जो है वो रेप को कैसे देखता है। और रेप इज नॉट एन एक्ट ऑफ सेक्स, इज एन एक्ट ऑफ अनब्रिडल्ड ब्रूट पावर। जो किया गया है पाकिस्तान के लोगों के साथ, ये पाकिस्तान के 24 करोड़ लोगों का रेप किया गया है। और यहाँ पर इसाक डार साहब फरमा रहे हैं कि जनाब आगे चलें, चले आगे चलें, आगे चलें, कहानी खत्म होगी। ठीक। Now let me come to before I move to the, I know कि आप इमरान खान के ऊपर मेरा सुनना चाहते हैं, मेरा तजिया कि मैं क्यों कहता हूँ कि उनकी ज़िंदगी को खतरा, और हम क्या कर सकते हैं उनकी ज़िंदगी को महफूज बनाने के लिए। मैं IMF का जिक्र कर दूँ, विच इज़ दी परहैप्स लेस इंटरेस्टिंग टॉपिक बट वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। मुझे यहाँ स्क्रीन शेयरिंग एक करने दीजिए, इट विल हेल्प मी टू एक्सप्लेन द सिचुएशन बेटर। ये डॉन ही की स्टोरी है, पाकिस्तान के बड़े अंग्रेजी के अखबार की, जिसका उन्वान ये है कि IMF बैक्स न्यू प्रोग्राम फॉर पाकिस्तान, अर्जेस रेजोल्यूशन ऑफ इलेक्टोरल डिस्प्यूट। ये जो खातून जिनकी तस्वीर है, ये IMF की कोई बहुत बड़ी सीनियर अहदेदार नहीं है, इनकी डायरेक्टर कम्युनिकेशन है। जैसे आपका कोई स्पोक्स पर्सन होता है, जैसे मैथ्यू मिलर है स्टेट डिपार्टमेंट का, या पाकिस्तान में मुमताज़ धारा बलोच फॉरेन ऑफिस को उसका देती हैं, ये हर पुलिस का अपना होता है, DG ISPR होता है। ये कोई उनके बोर्ड की कोई लंबी चौड़ी रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। इसको जहन में रखना जो है बहुत जरूरी है। जिस चीज़ को मैं आपको पैराग्राफ पढ़ के सुनाना चाहता हूँ वो है जो मैंने येलो से हाईलाइट किए हुए हैं। The IMF said that while it did not comment on domestic political developments, it encouraged the fair and peaceful resolution of all electoral disputes, given the importance of the institutional environment for economic stability and growth. देखिए, इसमें पॉजिटिव बात यह है, मैं इसकी पॉजिटिव बात यह है कि मैं दूसरा पैराग्राफ भी पढ़ देता हूँ, ताकि, क्योंकि यही वो पैराग्राफ है जिसको पाकिस्तान की हुकूमत या वहाँ का जो सिलसिला इक़्तिदार है वो ज़्यादा इसको एम्फसाइज करना चाहता है। द स्पोक्सपर्सन सेड दैट इन टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट विद पाकिस्तान,
Our aim is to support the implementation of strong policies to deepen financial stability, address long-standing economic and underlying balance of payment challenges, and restore sustained and inclusive growth for the benefit of all Pakistani citizens. मैं इस पे आता हूँ, पहले पैराग्राफ में आ गया। देखिए, ये इमरान खान के खत की वजह से, चूंकि इमरान खान के खत के हवाले से सवाल उठाया गया, और जो शोर हम सब ने, पाकिस्तानियों ने मचाया है, या आप सब ने मचाया है, ये आपकी कामयाबी है कि IMF को ये मानना पड़ गया है कि गिवन द इम्पोर्टेंस ऑफ द पीसफुल रेजोल्यूशन, वो कह रहे हैं कि हम एनकरेज करते हैं द फेयर एंड पीसफुल रेजोल्यूशन, कि आप पुरअमन तरीके से और फेयर तरीके से, यानी शफाफ तरीके से, जस्टिस के तरीके से, इंसाफ के तरीके से आप रेजोल्यूशन करें, आप हल निकालें ऑफ ऑल इलेक्टोरल डिस्प्यूट्स। गिवन द इम्पोर्टेंस ऑफ द इंस्टीट्यूशनल एनवायरनमेंट फॉर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ, कि आपकी इस जुमले के अंदर बहुत कुछ है। गिवन द इम्पोर्टेंस ऑफ द इंस्टीट्यूशनल एनवायरनमेंट, कि आपके अगर इदारों की जो बेसिक एक वर्किंग है, उनका जो एक निज़ाम है काम करने का, उसकी उसमें जब तक बेहतरी नहीं होगी, जब तक उसके अंदर एक एतमाद नहीं होगा, उसमें जब तक ट्रस्ट नहीं होगा, तो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ जो है वो कैसे होगी। और उसके लिए बड़ा ज़रूरी है कि आप अपने इलेक्टोरल डिस्प्यूट्स का एक पीसफुल रेजोल्यूशन निकालें। तो आप इन दो जुमलों को नज़रअंदाज न करें, जो पाकिस्तान में तमाम अखबारात जो हैं, डॉन ने उतनी ज़्यादा शायद उस तरह से नहीं किया, लेकिन ट्रिब्यून ने ज़्यादा, उन पर प्रेशर होगा उनके लिखने वाले पे, उसने ज़्यादा इसको साबित करने की कोशिश की कि इसकी कोई अहमियत नहीं। इसकी बहुत अहमियत है। इससे आपको नजर आ रहा है कि IMF के ऊपर दबाव पड़ रहा है। मैंने आपको पहले इंटरनल सोर्सेस कोट करते हुए बताया था, चूंकि मैं वाशिंगटन में हूँ तो इक्का दुक्का बात हो ही जाती है मुख्तलिफ लोगों से जो मुख्तलिफ जगहों के ऊपर काम करते हैं। तो IMF के अंदर एक प्रेशर है, IMF के अंदर एक सोच है। ये सही है कि IMF को डंडा तो देना है बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने। अच्छा, ये चीज़ मैं बार बार आपको क्लैरिफाई करता हूँ, एज यू नाउ अंडरस्टैंड दैट आई एम ए वेरी कीन स्टूडेंट ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। गुज़िश्ता कई सौ बरस की तारीख को मैं हर वक्त ही पढ़ता रहता हूँ, उसको देखता रहता हूँ, उसका एनालिसिस करता रहता हूँ, सोचता रहता हूँ। कल रात को स्टेट ऑफ यूनियन का जो प्रेसिडेंट बाइडेन का था, उसके बाद मैंने बैठ के स्टेट ऑफ यूनियन और पे बहुत रिसर्च की, बिकॉज मुझे लगा कि प्रेसिडेंट बाइडेन का जो स्टेट ऑफ यूनियन एड्रेस था वो बिल्कुल भी बाई पार्टिजन नहीं था। उन्होंने मसलसल जो है रिपब्लिकन पार्टी के ऊपर अटैक रखे, हर चीज़ का उन्होंने ज़ाती तौर पे क्रेडिट लिया। सो मच हो कि पेंडेमिक जिसमें ट्रम्प की बहुत कंट्रीब्यूशन थी, उसका उन्होंने सारा क्रेडिट ले लिया। बॉर्डर डिस्प्यूट जो सदर्न स्टेट्स अमेरिका की हैं, जैसे टेक्सास है, लुजियाना है नीचे, जो उनके लिए बहुत बड़ा मसला है कि बॉर्डर पे जो इमिग्रेशन हो रही है मैक्सिको से, उसको उन्होंने बड़ा डाउन प्ले करने की कोशिश की, क्योंकि ईस्ट कोस्ट के ऊपर उसकी जो आंच है उसको आप महसूस नहीं कर सकते। ये बहुत बड़ा इशू। बहरहाल, तो मैं इस तरह से हर वक्त चीज़ों को देख के उसके एनालिसिस करने की कोशिश करता हूँ। जो चीज़ समझने की है, और जो पाकिस्तान के अंदर जो फाइनेंस के लोग हैं, बैंकर्स हैं, मुख्तलिफ बैंकर्स, मैंने बहुत देखा है, वेरी सॉरी टू से दिस थिंग, कि बैंकर्स को बैंकिंग तो पता होती है, लेकिन उनको फाइनेंस की तारीख और हिस्ट्री और ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस के बारे में को बहुत ज़्यादा नहीं पता होता। तो बहुत ज़्यादा जो मेरे जानने वाले बैंकर्स हैं, उन्होंने पिछले 2-3 वर्षों में ये कहा कि नहीं नहीं यार, IMF के तो बड़े प्रोफेशनल डिसीजन होते हैं, एज इफ कि IMF इज लाइक आपका कोई क्रेडिट का बैंक अकाउंट खोलने के लिए गए हैं। ऐसी बात नहीं है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जो ब्रेटन वुड इंस्टीट्यूशंस है, वर्ल्ड बैंक है और इंस्टीट्यूशंस है, WTO है, क्योंकि WTO का जो मैकेनिज्म इस किस्म का है कि उसके ऊपर उतना फर्म कंट्रोल जो है वो अमेरिका और वेस्टर्न वर्ल्ड नहीं रख सकते वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन पे, बिकॉज उसमें बहुत ज़्यादा इंक्लूसिव किस्म की उसकी गवर्नेंस है। लेकिन IMF एक टूल है, वर्ल्ड बैंक और IMF टूल्स हैं दुनिया को स्टेबिलिटी के नाम पे अमेरिकन एंड वेस्टर्न इंटरेस्ट में गवर्न करने के लिए। ठीक। सो IMF वही करेगा जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की मर्जी और रजा होगी। हैविंग सेड दिस थिंग, IMF एक सोफिस्टिकेटेड इंस्टीट्यूशन है, और जब आप उसके बाहर जाके मुजाहरा करेंगे, जैसे कि पाकिस्तानी अमेरिकन अभी करने वाले हैं 14 तारीख को, तो IMF पे प्रेशर पड़ता है। उस प्रेशर को आप कैसे इफेक्टिव बना सकते हैं। दूसरी बात देख लें, तो दूसरा पैराग्राफ है कि इन टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट पाकिस्तान, हम तो स्ट्रॉन्ग पॉलिसीज को, भाई आपने यूक्रेन पे आपकी क्या पॉलिसीज हैं, वेनेजुएला के ऊपर आपकी क्या पॉलिसीज हैं, अफगानिस्तान में अगर आपसे मांगेगा तो आपकी क्या पॉलिसीज हैं, ईरान के बारे में आपकी क्या पॉलिसीज हैं, इजिप्ट के बारे में आपकी क्या पॉलिसीज थी जब मोहम्मद मुर्सी की वहाँ हुकूमत थी। तो ऐसा नहीं है। और फिर ये खुद पाकिस्तान में आप देखें कि जो IMF ने कुछ अर्सा पहले जो भी उनका स्टैंड बाय एग्रीमेंट हुआ था, SBA, तो IMF ने जो स्टैंड बाय एग्रीमेंट IMF का हुआ, तो उसमें IMF ने ये भी डाला कि IMF कंसर्न है ऑन दी करप्शन विद इन पाकिस्तान, और आप पाकिस्तान के अंदर इंस्टीट्यूशनल करप्शन को रिड्यूस करने के लिए भी IMF ने दबाव डालने की कोशिश, बहुत ज़्यादा नहीं डाला, बिकॉज उसमें पर चलते हैं IMF के, उनको नजर आता है उसमें पिंडी की भी बड़ी इंवॉल्वमेंट है। और मैं आपको ये बता सकता हूँ कि पिंडी को बड़ी परेशानी थी, क्योंकि IMF जो सवाल उठाता है अस्करी बैंक के हवाले से और फौजी इदारों के हवाले से, FFC के हवाले से, उससे उनको अंदर एक परेशानी होती। लेकिन जब IMF पाकिस्तान की इंटरनल मैनेजमेंट और करप्शन के ऊपर आवाज़ उठाता है और कहता है कि करप्शन जो है
उससे इसे कहते हैं इकोनॉमिक गवर्नेंस खराब होती है। तो पॉलिटिकल करप्शन क्या करप्शन का हिस्सा नहीं है? जब आपने इलेक्शन ही चोरी कर लिया उसका हिस्सा नहीं? ये आर्गुमेंट्स आपको मैं दे रहा हूँ कि इनकी इंपॉर्टेंस क्या है। लेट मी अगेन शेयर स्क्रीन, और मैं ये आपको एक और चीज़ जो है साथ इसके दिखा दूँ। ये वो इसे कहते हैं पाकिस्तानी कम्युनिटी जो एहतजाज कर रही है। फर्स्ट पाकिस्तानी ग्लोबल का ये ट्वीट है जिसको मैंने रीट्वीट भी किया, इसमें मैंने लिखा भी है। और पाकिस्तानी अमेरिकन कम्युनिटी कॉल अपॉन IMF टू स्टॉप फंडिंग डिक्टेटर्स इन पाकिस्तान दैट हैज स्टोलन द मैंडेट ऑफ द पीपल ऑफ पाकिस्तान। अभी वेलकम ऑल ऑफ। अच्छा, अब यहाँ इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, प्रोटेस्ट इन फ्रंट ऑफ द IMF, ये उनके ऑफिस हैं वाशिंगटन में। ये है 719 स्ट्रीट, नॉर्थ वेस्ट वाशिंगटन। और 14 तारीख को, मार्च 14 को 4 बजे यहाँ पर जो है वो प्रोटेस्ट जो है वो किया जाएगा। अब मैं अगर इसमें मैं प्रोफाइल में वापस आऊँ, इसमें लेट्स सी, क्योंकि मुझे जाने देता है प्रोफाइल में, और मैं आपको अपना ट्विटर हैंडल दिखाऊं, और मैं आपको इसके ऊपर जो मैंने कमेंट किया है वो मैं आपके सामने अगर ला सकूं। देखिए, ये मैंने इसके ऊपर कमेंट किया है, ये मैं आपको पढ़ के दिखाना चाहता हूँ, इसको आप देख भी लें। देखिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर कई सौ लोग हों, अगर 1000 के करीब लोग यहाँ पे इकट्ठे हो सकें, जिसमें प्रोफेशनल्स हों, बिजनेसमैन हों, जर्नलिस्ट हों, स्टूडेंट्स हों, एंटरप्रेन्योर्स हों, हाउसवाइफ्स हों, लड़कियां हों, लड़के हों। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हर जगहों पे, जहाँ जहाँ 3 स्टेट्स, यहाँ ट्राई स्टेट एरिया, लोग बाहर से भी आ जाते हैं। यहाँ वाशिंगटन DC का अपना एरिया है, मैरीलैंड है, वर्जीनिया है, बहुत सी छोटे छोटे सेटेलाइट टाउन्स हैं जिनमें पाकिस्तानी कम्युनिटी रहती है। लेकिन जहाँ जहाँ पाकिस्तानी कम्युनिटी रहती है उसका एक कम्युनल रिलेशनशिप भी है, कम्युनिटी रिलेशनशिप भी है, मिडिल ईस्टर्न लोगों के साथ, पैलेस्टीनियन के साथ, अरबों के साथ, इंडियन कम्युनिटी के साथ, हिस्पैनिक कम्युनिटी के साथ, ब्लैक अफ्रीकन के साथ। मस्जिद जो है वो अमेरिका के अंदर वो एक बहुत बड़ा कम्युनिटी कोहेजन सेंटर है, जहाँ पर सिर्फ पाकिस्तानी मुसलमान नहीं आते। मस्जिद में बांग्लादेशी भी होते हैं, वहाँ पर हिंदुस्तानी भी होते हैं, वहाँ अरब भी होते हैं, पैलेस्टीनियंस भी होते हैं, ब्लैक अफ्रीकन भी होते हैं। पाकिस्तानियों की बहुत ज़रूरत है कि कोशिश करें, जो लोग इसको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं फर्स्ट पाकिस्तान ग्लोबल के, कि आप सिर्फ पाकिस्तानियों को लेकर वहां ना जाएं। आप इस एक वहां पर यूनाइटेड नेशन लेकर जाएं, जिसमें फ़लस्तीनी भी हों, जिसमें अरब भी हों, जिसमें हिंदुस्तानी भी हों, जिसमें मैक्सिकन भी हों, जिसके अंदर ब्लैक अफ्रीकन भी हों, जिसमें खवातीन भी हों। सारे सारे छड़े मर्द ना चले जाएं, वहाँ औरतें भी हों, लड़कियां भी हों, स्टूडेंट भी हों, उम्र के लोग भी हों, कम उम्र के लोग भी। तो उसका एक सर्टन इम्पैक्ट होगा। फिर आपको कलरफुल कपड़े भी चाहिए, सारे एक तरह के कपड़े ना पहन के चले, रंग बिरंगे किस्म के इंश्योर करें कि लोगों ने कपड़े हों, उन्होंने कोई ना कोई अपने ऊपर कलरफुल स्कार्फ जो है वो रखा हुआ। इन सब चीज़ों की मैग्नीफाइंग इफेक्ट होता है। उसके अलावा कम से कम एक आध प्रोफेशनल फोटोग्राफर साथ लेकर जाएं, जो उसकी बहुत अच्छी हाई रेजोल्यूशन पिक्चर्स जो है वो क्रिएट करे। बिकॉज जब लोग आईफोन से और मुख्तलिफ खुद से तस्वीरें लेते हैं, अनलेस की कोई बहुत ही प्रोफेशनल एमेच्योर हो फोटोग्राफर, वो इम्पैक्ट प्रोड्यूस नहीं कर सकते। तो वीडियोज उसकी बहुत सी बनाए। 1800 बंदा आपको डेफिनेटली चाहिए, चूंकि माह रमजान शुरू हो जाएगा, मंडे से शुरू हो रहा है, तो लोगों को ये भी है कि प्रॉब्लम होगा, लेकिन आपको और कम्युनिटीज को साथ लेके जाना चाहिए। फिर आपको बहुत ज़रूरत इस चीज़ की है कि आप वहाँ पर एक लेटर या मेमोरेंडम लेकर जाएं, जिसको 1 पेज का मेमोरेंडम हो, जिसमें आप बताएं कि क्यों आप यहाँ प्रोटेस्ट करने के लिए आए हैं, और उसके नीचे और क्यों IMF को ये स्टैंड लेना चाहिए कि पाकिस्तान के अंदर जो इलेक्शन चोरी किए गए हैं 8 फरवरी के, जिसकी मैसिव एविडेंस एग्जिस्ट करती है इंटरनेशनल मीडिया से, उसके साथ न्यूयॉर्क टाइम्स, BBC, वॉशिंगटन पोस्ट, FT की चंद मुनासिब स्टोरीज, जिनकी हेडलाइन ही से पता चलता है कि क्या हुआ, अल जजीरा की, वो लगाएं। और उसके साथ जो लेटर आपका है उसके नीचे लोगों के सिग्नेचर। मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन भी किया है कि अगर आपका नाम, फॉर इंस्टेंस आपका नाम अहमद अहमद है, डॉक्टर अहमद अहमद, कार्डियोलॉजिस्ट माउंट सनाई हॉस्पिटल, और कार्डियोलॉजिस्ट सर्टन ब्रुकलिन हॉस्पिटल और ब्रुकिंग हॉस्पिटल DC, तो या अहमद कासिम बिजनेस एंटरप्रेन्योर, अहमद कासिम स्टोर मैनेजर, अहमद कासिम बिजनेस डेवलपर, राइट, सकीना सकीना खान हाउसवाइफ, सकीना खान नर्स, सकीना खान एनेस्थीसियोलॉजिस्ट, और साथ हॉस्पिटल या ऑफिस का नाम। तो ये एक लेटर आपके पास होना चाहिए। अगर IMF वो लेटर नहीं भी लेती, तो आप इस लेटर की कॉपीज जो हैं, जितनी मेजर पब्लिकेशंस हैं उनके साथ आप शेयर करें। कोशिश करें कि लोकल, जिस तरह से इंटरसेप्ट है, अगर कोई लोकल अखबार और मीडिया के आउटलेट्स भी आपके साथ वहां पे चले जाएं, उनकी रिपोर्टर्स उनको पहले बताएं, उनके साथ अपना शेयर करें, उनको कहें कि आप आधे घंटे घंटे के लिए हमारे साथ यहाँ पे आएँ और आप देखें कि हम यहाँ पे ये प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं। और जो बाकी कम्युनिटीज हैं उनको आपको ये बताना है कि ये इशू सिर्फ पाकिस्तान का नहीं है। पाकिस्तान इज द 5th लार्जेस्ट नेशन स्टेट इन द वर्ल्ड, 2nd लार्जेस्ट मुस्लिम कंट्री, न्यूक्लियर है, ऑलरेडी गरीब मुल्क है, और उसके ऊपर जो ये जुल्म किया जा रहा है कि उसकी जाली हुकूमत उठाई जा रही है, उसको बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन उसको सपोर्ट कर रही है। हम एक इंसानियत के नाम पे यहाँ आए हैं प्रोटेस्ट करने के लिए। ये आपका एक जो है
वो गोल होना चाहिए, ये मैं आपको चीज़ जो है वो एक्सप्लेन करना चाहता। मैं इसको दोबारा भी, मुझसे रिक्वेस्ट भी की थी लोगों ने कि मैं एक्सप्लेन करूँ। अब हर चीज़ लोग मुझे कई दफ़ा कहते हैं कि लिख के भी मैं दे दूँ, फलां चीज़ मैं कर दूँ। आप खुद देखें, मैं अगर 2:45 तो ये बैठा हूँ वीलॉग करने के लिए, तो मेरी और क्या मजबूरियाँ बनी हुई होंगी। लेकिन मैं इसके ऊपर दोबारा भी आने की कोशिश करूंगा। अब आए इस चीज़ के ऊपर जो मैं कहता हूँ कि इमरान खान की ज़िंदगी को इतना थ्रेट जो है वो क्यों है। मैं यहाँ पर भी एक चीज़ आपके साथ स्क्रीन शेयरिंग करना चाहता हूँ, और ये मैं बहुत एक इंटेलिजेंट शख्स हैं जो मैं नहीं जानता ये कौन है। एनकीडो रीबॉर्न, आई डोंट नो हु एनकीडो रीबॉर्न इज, बट एनकीडो रीबॉर्न इज अ वेरी मैच्योर एंड इंटेलिजेंट पर्सन। इन्होंने ये ट्वीट किया उर्दू में, मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ। इमरान खान डील कर रहा है। ये बात सरगोशियों में हर तरफ फैली हुई है कि पसे पर्दा कोई डील जारी है जिसके मंदरजात तय हो चुके हैं, जिस पे अमल जारी होने ही वाला है। लेकिन सवाल यह है कि क्या इमरान खान वाकई को डील कर रहा है। पहला सवाल तो यह है कि इमरान खान किससे डील लेगा जो इमरान खान को हर तरह की रुकावट के बावजूद इलेक्शन नहीं हरा सके, जो हर तरह के तमाशे के बावजूद 2 साल की मईशत को सही ट्रैक पर नहीं ला सके। अपने से कमजोर और नीच को डील दी जाती है, इससे डील नहीं ली जाती। इमरान खान इन्हें डील दे तो सकता है, इनसे डील नहीं लेगा। दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट। दूसरा सवाल यह है कि इमरान खान किस चीज़ के खौफ से डील लेगा। कैद हो जाने या जेल जाने के डर से, या पार्टी पे क्रैकडाउन के खौफ से, ये घर तोड़े जाने के डर से, या अहलिया की गिरफ्तारी के खदशे से, जो सब चीज़ें हो चुकी हैं, या अपनी किरदार कशी के खौफ से जो हो चुकी है। इमरान खान की जान लेने के अलावा अब कंपनी सब कुछ कर चुकी है। जरा गौर कीजिए, इमरान खान की जान लेने के अलावा कंपनी अब सब कुछ कर चुकी है। 2 दफा कम से कम, एक तो पक्का बात है कि कातलाना हमला कर चुकी है, उसमें तो कोई डिनाइल नहीं है वजीराबाद का। और दूसरा जो है, जो इमरान खान कहते हैं, वो भी बड़ा सीरियस बात है। वो कहते हैं कि हाई कोर्ट में ये जो कोर्ट आए थे जुडिशरी कॉम्प्लेक्स, उन्हें मारने की कोशिश की गई, लेकिन वो झुका नहीं। कंपनी के पास ना कोई ताकत बची है, ना कोई जवाब बचा है, और ना कोई ऑप्शन बचा है। तीसरा सवाल यह है कि फौज इमरान खान को डील में ऑफर क्या कर सकती है। क्या इमरान खान को फौज ये कहेगी कि तुम्हें रिहा कर देंगे, डील कर लो, कि तुम्हारे केसेस खत्म कर देते हैं, तुम्हें मुल्क से बाहर जाने देते हैं। क्या ऐसे लालच में इमरान खान डील लेगा। सवाल ही पैदा नहीं होता कि जिस शख्स को इलेक्शन में 180 सीटें मिली हों, जिसने इस गासिब गासिब निज़ाम के ताने बाने उधेड़ दिए हों, वो एक मुकम्मल बाइख्तियार हुकूमत से कम किसी भी चीज़ पर राजी हो जाएगा। लिहाजा ठंड रखें, कहीं भी कोई डील नहीं हो रही। डील अब एक ही होगी, और वो होगी वापसी, फौज की छावनियों में वापसी, और इमरान खान की इक़्तिदार में वापसी। देखें, ही इज़ अ वेरी इंटेलिजेंट मैन, दिस इज़ वेरी मौसर, ये पावरफुल आर्गुमेंट है एनकीडो का। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम बेसिकली तौर पे ये है कि हमने इस सिस्टम के बारे में बहुत सी ऐसी असम्पशंस बनाई हुई हैं शुरू से, और उसमें हमारा कसूर नहीं है। मैं आप सब जो हैं वो ऐसे कैसे स्कूल सिस्टम की पैदावार हैं। हमें से मेजोरिटी जो है 90% से ज़्यादा, 99% शायद 95% से ज़्यादा ऐसे स्कूल सिस्टम की पैदावार है, जहाँ हमें बचपन में बताया गया कि बादशाह रात को इतनी मोहब्बत करता था अपने अवाम से कि टोपियाँ सी सी के गुजारा करता था, सारी रात तहज्जुद पढ़ के सोता रहता था। या मुगल बादशाह जो था जहांगीर, उसने एक जंजीर अदल लटकाई हुई थी अपने लाहौर के किले के बाहर, और वहाँ पे जैसे ही कोई जंजीर खड़काता था तो उसको इंसाफ देने के लिए बादशाह दौड़ा दौड़ा वहाँ पे आ जाता था। फिर ये कि एक बादशाह ऐसा था जिसने मस्जिद बना रहा था बहुत खूबसूरत, लेकिन एक गरीब आदमी का कहीं प्लॉट छोटा सा था, वो उसने उसको बेचा नहीं, और उसने वो मस्जिद टेढ़ी होने दी। ये खलीफा ऐसे बहुत से गुजरे हैं जो रातों को उठ के देखते थे कि कोई बच्चे और रियाए जो हैं भूखे तो नहीं उनके सोए हुए। ये कभी कभी इस तरह की कुछ चीज़ हो भी गई होगी, लेकिन हमारा एक एक अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन चीज़ों की तरफ जो है वो बनाई गई है, जिसको मैं कहता हूँ कि हमें हमारे निज़ाम हुकूमत या निज़ाम इक़्तिदार ने, जो पाकिस्तान का इंफॉर्मेशन सिस्टम था, जिसमें एक और बहुत बड़ा हमारा प्रॉब्लम ये है कि चूंकि हम जो ज़ुबान बोलते हैं उर्दू, ये सिर्फ एक ही रियासत और मुल्क ऐसी है जो इसकी नशर व इशात में इंटरेस्टेड है। हिंदुस्तान इसमें इंटरेस्ट लूज कर चुका हुआ है। कोई और मुल्क ऐसा नहीं है दुनिया में जो उर्दू को अपनी नेशनल जुबान के तौर पे इस्तेमाल करता हो। इसका कंपैरिजन और कंट्रास्ट ये है कि स्पेनिश तकरीबन 25 नेशनल जुरिस्डिक्शंस ऐसी हैं, ममालिक ऐसे हैं, जहाँ स्पेनिश जो है वो बोली जाती है, उसकी नशर व इशात होती है, उसको लिखा जाता है, उसमें फिल्म, ड्रामा, थिएटर, आर्ट, सब कुछ उसके अंदर होता है। यही सूरत हाल फ्रेंच की है, और यही सूरत हाल अरेबिक की है, जिसकी वजह से किसी भी रियासती ढांचे को एक जुबान के आर्किटेक्चर के ऊपर कंट्रोल नहीं है। उर्दू को बदकिस्मती से पाकिस्तान का जो रजीम है, उसको उर्दू के ज़राए इब्लाग के ऊपर, नशर व इशात के ऊपर, उसकी ट्रांसमिशन, डिसेमिनेशन जो है, उसकी जो क्रिएशन ऑफ नैरेटिव है, उस पर कंट्रोल है। उनको जो पहला डेंट लगा है वो ये सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से लग गया है, यूट्यूब से, ट्विटर से लग गया है, फेसबुक से लग गया है। अदरवाइज उन्होंने उर्दू के अंदर से जो एक दिमागी कैफियत जनरेट होती है, उस पर पाकिस्तान की हुकूमतों ने कंट्रोल रखा। इसीलिए आप में से बहुत से लोग जो मेरी तरह कनाडा में, अमेरिका के अंदर हैं, लातीनी अमेरिका में हैं, बरतानिया में हैं, यूरोप में हैं,
जहां से भी आप देख रहे हैं, जहां फ्री सोसाइटीज में आप देखते हैं, तो आपको पाकिस्तान का जो जो टेलीविजन चैनल्स पे सारा एक नैरेटिव होता है, वो आपको खासा बोगस और अहमकाना लगता होगा। लेकिन पाकिस्तान के अंदर रहने वाले लोगों को शायद वो इतना बोगस और इतना अहमकाना और इतना फजूल न लगता हो जितना मुझे लगता है। मत भूलिए कि मैं खुद उस फजूल बोगस नैरेटिव का हिस्सा रहा हूं। और जब आप किसी हकीकत के अंदर फंस जाते हैं तो उससे बाहर आप नहीं निकल सकते। अगर आप एक कुएं के अंदर गिर गए हैं और कुएं के पैंदे में उसके बॉटम के ऊपर आप बैठे हुए हैं, तो बाहर की दुनिया किस किस्म की है वो जब तक आप कुएं से बाहर नहीं निकलेंगे और आपको दुनिया का नहीं पता चलेगा, तो वो कुएं के मेंढक वाली कहानी है। तो ये जो जुबान के आर्किटेक्चर पे कंट्रोल है पाकिस्तानी रियासत को, ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है जिसकी वजह से हम हकीकतों को गलत समझते हैं। अब मैं आपको दो तीन एग्जांपल देता हूँ। देखिए, जो सीटीडी की जो कहानी 2 दिन पहले आई कि सीटीडी ने लोग पकड़ लिए हैं 3 जो अफगानिस्तान से हैं, आछी असला उनके पास, सोफिस्टिकेटेड अडयाला जेल के उनके पास पैक थे और उसके बाद उनके पास एक्सप्लोसिव वगैरह थे। ये आपके ख्याल में आप क्या समझ रहे हैं कि ये हो गया है? क्या सीटीडी में कोई इतनी कैपेसिटी है कि सीटीडी जो है वो लोगों को पकड़ ले और उसको कोई इंफॉर्मेशन मिल गई हो? क्या आप ये समझते हैं कि पाकिस्तान की जो काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट सीटीडी जो है वो पाकिस्तान के हसास इदारों के कंट्रोल से बाहर है? क्या आप समझते हैं कि खुद से कोई ऐसी चीज कर सकते हैं? अगर हसास इदारे ना चाहते होते कि ये गिरफ्तारी हो, लोगों को लाया जाए, पकड़ा जाए, यहाँ पर एक कम्युनिकेशन की गई है, यहाँ पर एक मैसेज दिया गया है इमरान खान को कि हमें आपसे डील चाहिए। एनकीडो इस हद तक तो ठीक है कि डील जनरल साहिबान को चाहिए, बिकॉज उन्होंने एक नया ढांचा और निज़ाम खड़ा कर लिया है। वो चाहते हैं उसको कबूलियत और एक्सेप्टेबिलिटी मिले और जो कुछ वो कर रहे हैं उसको एक्सेप्ट कर लिया जाए। कम से कम वो कहेंगे कि 2-2.5 साल के लिए इसको एक्सेप्ट कर लें, उसके बाद हम चीज़ों को देखते हैं और इन रिटर्न हम आपको जेल से निकाल सकते हैं, हम आपको फला चीज़ दे सकते हैं, आपके कुछ पोलिटिकल प्रिजनर्स को रिहा कर देंगे, हम आपके कोई कुछ सीटें आपको रीएडजस्ट कर देते हैं। इस तरह की कोई डील ये उनको चाहिए बुनियादी तौर पर। इमरान खान की असम्पशन क्या है? मुझे लग रहा है कि एनकीडो की और बहुत से लोगों की असम्पशन है कि चूंकि इमरान खान रियासत के मेहमान और गेस्ट हैं, पॉलिटिकल प्रिजनर हैं, जैसे मुशाहिद साहब कहते हैं जेल के अंदर, तो जेल के अंदर तो सारी जिम्मेदारी जो है वो रियासत की है और जाहिर है कि उनकी जिंदगी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता। सीटीडी की स्टोरी क्या कहती है? सीटीडी की स्टोरी ये कहती है कि जेल के ऊपर दहशतगर्द भी हमला कर सकते हैं बाहर से। मोहतरमा बेनजीर, और दहशतगर्द तो फिर हमारी जिम्मेदारी नहीं है। इमरान खान को अदालत में ले जाया जा रहा था, यू नेवर नो कि कल को एक आ जाए कि जी ठीक है इमरान खान को कोर्ट में ले जाए और रास्ते में कोर्ट में वहां पर एक हमला हो जाए, या सीटीडी में बैरक्स पे हमला हो जाए, या कहीं कहें कि जी हम चले ठीक है, कोई भी मतलब एक ट्रांसफर कर रहे हैं जेल से तो हमला हो जाए। मेरा कहने का मतलब यह है कि इस चूंकि उन्होंने मैसेज दिया, उन्होंने खुद मैसेज दिया, मतलब इसको आप नजरअंदाज ना करें कि ये पूरी कहानी, ये इवेंट जो है ये क्रिएट किया गया है। ठीक, और चूंकि पाकिस्तान में मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के कत्ल की क्या कोई इन्वेस्टिगेशन हुई? इसकी सिंपल एक्सप्लेनेशन ये है कि मोहतरमा बेनजीर भुट्टो को कोई अमेरिका, रूस और हिंदुस्तान ने नहीं मारा। पाकिस्तान के अंदर का जो पावर स्ट्रक्चर है उसने उनको रास्ते से हटाया अपनी जरूरियात के मुताबिक, सिंपल एज दैट, और उसका मलबा फेंक दिया इंतहाई बेवकूफ़ी से। और उसी कहानी में आपको फंसा दिया गया कि टीटीपी ने उनको मार डाला है। कोई लॉजिकल एक्सप्लेनेशन नहीं है टीटीपी की मोहतरमा बेनजीर भुट्टो को मारने की। उनको किराए पे इस्तेमाल तो जरूर किया जा सकता है, लेकिन वो उसके मुहर्रक नहीं हो सकते, वो उसके प्लानर और कॉन्स्पिरेटर्स नहीं हो सकते। सिमिलरली, क्या आप में से कोई भी जीशोर शख्स ये मानने को तैयार है कि शहीद अरशद शरीफ का जो कत्ल है वो कीनियन पुलिस का इनिशिएटिव है? कीनियन पुलिस को क्या लेना देना शहीद अरशद शरीफ के साथ? जाहिर है कि अरशद शरीफ की कत्ल की जो कॉन्स्पिरेसी है वो इस्लामाबाद और पिंडी के दरमियान बनी है, बिकॉज जो गुस्सा अरशद शरीफ में निकाला गया है और पाकिस्तान के मीडिया को एक पैगाम दिया गया है कि हम ये भी कर सकते हैं, अपने आप को सेफ ना समझें। इस मुल्क में तो जनरल जियाउल हक का जो हत्यारा गिरा, उसकी भी कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं आ सकी सामने। वहां पे मुझे कम से कम एज ए स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री बात समझ आती है कि जनरल जियाउल हक जो हैं वो एक ऐसे पाथ पे चल रहे थे जो पावर सिस्टम जो था रीजनल ग्लोबल और पाकिस्तान के अंदर, अब वो उसको एक्सेप्टेबल नहीं था। और जब से उन्होंने जो हुकूमत को ख़त्म की, उनके पास कोई पॉलिटिकल सोल्यूशन भी नहीं था, वो बात भी नहीं मान रहे थे, वो अपनी एक इंडिपेंडेंट माइंड से चल रहे थे। उन्होंने कश्मीर में इंटरफेरेंस शुरू कर दी थी, वो अपने आप को समझ रहे थे कि मैंने जैसे अफगानिस्तान में किया मैं कश्मीर में भी उसको रिप्ले कर सकता हूँ, और वो पावर के स्ट्रक्चर से कंटिन्यू कर रहे थे। वो बात नहीं मान रहे थे, उनको रास्ते से हटा दिया गया। जनरल आसिफ नवाज जंजुआ जो है, उनकी जो मिस्टीरियस डेथ थी, जिसके ऊपर द क्रॉस स्वॉर्ड्स में उनके अपने भाई ने 1-2 चैप्टर लिखे हैं ये साबित करने के लिए कि वो एक्सीडेंटल डेथ नहीं थी, वो उनको हार्ट अटैक नहीं था, बल्कि उनको आर्सेनिक पॉइजनिंग जो है वो की गई थी, वो बड़ा मीनिंगफुल है। मुर्तज़ा भुट्टो की जिस तरह से डेथ हुई, शाहनवाज की जिस तरह से पेरिस में डेथ हुई, और फिर मुर्तज़ा भुट्टो का बेनज़ीर की प्राइम मिनिस्टरशिप होते हुए डेथ हुई, किसी भी जगह पे आप देखें कि कोई मौसर, मीनिंगफुल, लॉजिकल, मंतकी एक्सप्लेनेशन जो है वो पाकिस्तानी सिस्टम नहीं दे सका। इसका क्या मतलब है?
इसका मतलब है कि पाकिस्तानी सिस्टम, जिसको चूंकि हमारे माँ बाप का सिस्टम है, हमारा ओरिजिन है, हमारी शनाख्त है, तो हम इसको बड़े बिनाइन तरीके से देखते हैं। हकीकत यह है कि ये एक बड़ा ही जालिमाना, क्रूर, अनजस्ट सिस्टम है, जिसमें बड़े बड़े क्राइम्स कर लिए जाते हैं, हजम हो जाते हैं। अदालतें डिसफंक्शनल हैं, सुप्रीम कोर्ट की कोई हैसियत नहीं है, किसी भी चीज़ का इंटेलिजेंसिया कंट्रोल्ड है, ज़राए इब्लाग के बुरे हालात हैं। तो यहाँ पर किसी भी चीज़ का आपके सामने लॉजिकल एक्सप्लेनेशन नहीं आता, जिसकी वजह से बेवकूफ़ियों में शादोले की चुइयां जो हैं वो पैदा यहाँ पे की जाती हैं। सो अभी इमरान खान से डील चाहिए, इक़्तिदार को, जनरल साहिबान को इमरान खान से डील चाहिए। हमारे पास वे फॉरवर्ड क्या है कि हमें पूरी दुनिया को ये बताना है कि इमरान खान की ज़िंदगी को ख़तरा है, और इमरान खान की ज़िंदगी की हिफाजत की जिम्मेदारी पाकिस्तानी आर्मी के जनरल साहिबान की है। इमरान खान की ज़िंदगी को ख़तरा है, वो पॉलिटिकल प्रिजनर है, उसको जेल में रखा हुआ है। और अब ये जो सीटीटी वाला वाकया है, जहाँ ये यूज़ कर रहे हैं कम्युनिकेशन की, ये हमारी एग्जाम्पल है कि ये उसकी ज़िंदगी को थ्रेटन कर रहे हैं। इससे पहले इस मुल्क पे बहुत से क्राइम हो चुके हैं, बेनज़ीर समेत, शहीद अरशद शरीफ समेत। इसलिए ये पाकिस्तान के जनरल साहिबान को ये बावर करवा दिया जाए वेस्टर्न कंट्रीज़ की तरफ से कि वी होल्ड यू रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी एंड लाइफ ऑफ इमरान खान। ठीक है, ये एक इसमें से इंपॉर्टेंट मैसेज जो है। बात है मेरा ख्याल इतना ही। मैंने खासा इसमें चीज़ों को एक्सप्लेन कर दिया, बहुत लंबी बात होगी। फिर आपसे दोबारा मुलाकात होती है। थैंक यू।